स्टूडेंट्स, इस क्लास में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। देखिए, जब आप इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे कि हम बताएंगे एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल। जब आप इसे समझना चाहते हैं कि भाई इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैसे होता है तो हमें हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो कि मेंडल ने किया बच्चे, उस पर ध्यान देना होगा। उनके एक्सपेरिमेंट किस पे थे? पी प्लांट पे बिल्कुल थे, हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। अब आप बताइए कि अगर आप इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप यहां पर एक कैरेक्टर की भी बात कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पी प्लांट उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था उसमें कोई एक ही कैरेक्टर था, नहीं, उनका फोकस किसी एक कैरेक्टर पे था। जैसे कि मैं यहां वन कैरेक्टर की बात करूं तो एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था वो हाइट पे किया था प्लांट की, ठीक है। तो आप बताएंगे कि हमारे पास पी प्लांट है, एक था बोलो टॉल प्लांट, एक था बोलो ड्वार्फ प्लांट। मेंडल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अभी तक कोई बच्चे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कॉन्सेप्ट कोई चालू नहीं करना। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि उन्होंने एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट को लिया। टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट में उन्होंने इमस्कुलेशन प्रोसेस करवाया। सबसे पहले तो क्या करवाया? इमस्कुलेशन। मान लेते हैं कि अब जो टॉल प्लांट था इसे उन्होंने यूज किया एज ए मेल प्लांट, और जो ड्वार्फ प्लांट था उसे उन्होंने यूज किया एज ए फीमेल प्लांट। अब बच्चा कहता है कि ये कैसे पता चला? तो आप बताइए कि इनके थे पोलन ग्रेन्स और इनकी स्टिग्मा पर गिराए गए थे, ओवरी की स्टिग्मा पर गिराए गए थे। तो इन्होंने देखा कि जब ये इसके पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर गिराए गए तो जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट्स हमें मिले, मतलब बेसिकली हमें यहां से इस प्लांट का हमें क्या मिलेगा? सीड। और उस सीड से जब हमने नेक्स्ट जनरेशन को निकाला, मतलब कि सीड लगा के मिट्टी में, तो आप बताएंगे कि सारे प्लांट हमें टॉल प्लांट्स मिले। मतलब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था? जनरल बात है, सिंगल कैरेक्टर उन्होंने लिया हाइट का, हाइट के लिए एक प्योर लाइन ली उन्होंने टॉल प्लांट की, एक उन्होंने परी बच्चे ड्वार्फ प्लांट की, और दोनों में करवा दिया क्रॉस। और आप बताएंगे कि यहां ये जो इमस्कुलेशन करवा के क्रॉस करवाया गया है, ये आपको बताना है कि भाई क्रॉस पॉलिनेशन था, या आप इसे बता सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल क्या था? पॉलिनेशन था। अब आपको बताना है कि एक टॉल प्लांट है, दूसरा ड्वार्फ प्लांट है, एक के पॉलन ग्रेन है, दूसरी की स्टिग्मा पर गिराए गए हैं। उसके बाद जो सीड बनेंगे, उन सीड को जब मिट्टी में लगाया गया तो सारे प्लांट्स कैसे मिले? टॉल प्लांट मिले, टॉल प्लांट मिले। ये क्लियर हो गई बात। ये जो टॉल प्लांट आए थे इसे हम बताएंगे बच्चे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फीलियल वन प्रोजेनी या F1 जनरेशन, इसको हम नाम देंगे फीलियल वन प्रोजेनी, या हम इसे F1 जनरेशन का नाम दे रहे हैं। तो फीलियल वन प्रोजेनी बोलो या F1 जनरेशन बोलो या टॉल प्लांट, सारे के सारे मिले हैं, इनके बारे में बात कर लो। केमिकली अभी हमें कुछ नहीं पता, हम केवल मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देख रहे हैं प्लांट को कि भाई सारे प्लांट कैसे मिल गए हैं? टॉल प्लांट मिल गए हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर आप बताइए कि इन टॉल प्लांट्स पर जब फ्लावरिंग आई तो हमने इनमें सेल्फिंग होने दी, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया और उसके बाद इस प्लांट से हमें क्या मिले? सीड्स। तो बताइए जब इन सीड्स को मिट्टी में लगाया गया तो इससे हमें दो टाइप के प्लांट्स मिल गए।
बताइए, हमें इससे टॉल प्लांट भी मिल गए और हमें इससे ड्वार्फ प्लांट भी मिल गए। और आप बताइए कि इस टॉल और ड्वार्फ प्लांट की जब आप बात करते हैं तो इसे आप फिलियल टू प्रोजेनी या F2 जनरेशन का नाम देते हैं। सही है। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि जब मैंने एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन के टॉल प्लांट और एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन के ड्वार्फ प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन खुद करवाया, क्योंकि मटर का जो प्लांट है, पी प्लांट है, उसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उन्होंने कहा कि जब मैंने आर्टिफिशियल तरीके से इमस्कुलेशन करवा के जब मैंने क्रॉस करवाया तो बनने वाले जो इस प्लांट के सीड थे, उन सीड से सारे प्लांट्स टॉल आए। लेकिन जब इसके बाद हम आगे बढ़े, मतलब इस टॉल प्लांट्स में हमने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया कि अपने आप ये अपने सीड्स को प्रोड्यूस करे, और इस प्लांट ने जब अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा सीड्स प्रोड्यूस किए, तो आप बताएंगे कि जो टॉल प्लांट है और जो ड्वार्फ प्लांट है वो दोनों मिले। एनसीईआरटी कह रही है कि अगर टोटल प्लांट हमें यहां 4 मिले होंगे तो उनमें से 3 प्लांट हमें मिले टॉल और 1 प्लांट हमें मिला है ड्वार्फ। इसका मतलब टॉल हमें ज्यादा मिले हैं। एनसीईआरटी यहां लिखेगी 3/4 तो हमें टॉल मिले हैं और 1/4 हमें क्या मिला है, हाँ, ड्वार्फ मिला है। तो बेसिकली यहां टॉल और ड्वार्फ का जो रेशो आया वो 3:1 आया। टॉल और ड्वार्फ का जो रेशो आया वो 3:1 आया। ये ध्यान रखिएगा आप। अब एक चीज और सीखनी है कि जब आप टॉल और ड्वार्फ प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहां मेंडल ने जब ये किया, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन वाला जो पेज है उस पे एनसीईआरटी ने डायग्राम देकर, इमस्कुलेशन देकर ये सारी बातें हमें लिख के दी है कि फीलियल 1 जनरेशन आई और उसके बाद फीलियल प्रोजेनी 2 आई है, F2 जनरेशन आई है। यहां पर एनसीईआरटी ने एक बात क्लियर की, मेंडल को ये ऑब्जर्वेशन था कि भाई जो प्लांट यहां टॉल था, जो प्लांट यहां पर टॉल था और जो प्लांट यहां पर टॉल था, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। इस पे क्या बच्चा सीधा जीनोटाइप और फिनोटाइप पे पहुंच जाता है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। उसकी बातें तो एनसीईआरटी ने बाद में करी है, पहले काम की बातें तो सीख लो। आप बताइए कि अगर इस प्लांट की मैं हाइट मान लूं कि 3 फीट थी, ठीक है, एक एग्जांपल लेके मार रहा हूं कि 3 फीट थी, तो बताइए इस प्लांट की हाइट भी लगभग 3 फीट आई और इस प्लांट की हाइट भी लगभग 3 फीट आई। इसका मतलब इन तीनों के अंदर ये टॉल प्लांट, ये टॉल प्लांट और ये टॉल प्लांट की हाइट में उनको कोई मेजर डिफरेंस दिखाई नहीं दिया, मेजर डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा, मेंडल की बात कर रहा हूं, उन्होंने ये कहा, जैसे आप अगले पेज पे जाएंगे एनसीईआरटी में तो नेक्स्ट पेज पे पहला पैराग्राफ है। एनसीईआरटी ने कहा कि मेंडल ने कंक्लूड किया कि कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ना कोई ऐसा केमिकल है, कोई ना कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जो स्टेबली एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में विदाउट एनी चेंज पहुंच जाती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने कहा कि जब मैंने टॉल प्लांट में और ड्वार्फ प्लांट के प्योर लाइन वाले प्लांट्स में क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने के बाद मुझे एक टॉल प्लांट मिला, लेकिन ये टॉल प्लांट तब मिला जब मैंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया खुद। पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, अपने आप हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जब इसमें सेल्फिंग हुई तो सेल्फिंग होने के बाद सारे प्लांट मुझे टॉल नहीं मिले, मुझे प्लांट कैसा मिल गया, ड्वार्फ मिल गया। तो कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जो स्टेबली विदाउट चेंज, एनसीईआरटी अनचेंज लिखती है, विदाउट चेंज, अनचेंज, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चला गया है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चला गया है। आप बताइए कि वो इस प्लांट की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे। अनचेंज की जो बात कर रहे हैं वो ड्वार्फ वाले की बात कर रहे हैं। ये तो जाहिर है क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है मुझे। क्या जब मैंने टॉल और ड्वार्फ में क्रॉस करवाया मुझे टॉल मिले? बिल्कुल मिले। क्या कोई ड्वार्फ मिला? फीलियल 1 प्रोजेनी में कोई नहीं मिला, F1 जनरेशन में कोई ड्वार्फ नहीं मिला। तो यहां से मुझे प्लांट देखकर पता ही नहीं चलेगा कि कोई फैक्टर इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। मैं तो यही मानूंगा
इधर वाले फैक्टर ही काम कर रहे हैं, इधर वाले फैक्टर काम नहीं कर रहे। लेकिन फिर आप बताइए कि जब टॉल प्लांट में सेल्फिंग हुई, सेल्फिंग होने के बाद टॉल के साथ साथ क्या मिल गया? ड्वार्फ। इसका मतलब इस प्लांट के जो केमिकल सब्सटेंस है वो इस प्लांट में थे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जब सेल्फिंग वाली आई तो बिना किसी चेंज के वो एज इट इज यहां पर दिखाई दे गए। अगर इस प्लांट की हाइट में 1 फीट मान लो तो इसकी भी 1 फीट आएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई केमिकल सब्सटेंस है जो स्टेबली अनचेंज्ड जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। और आप बताइए कि एनसीईआरटी ने केमिकली उसे नाम दिया कि भाई मेंडल ने इसे कहा था कि वो फैक्टर था। तो उनका कहना था कि भाई टॉल प्लांट में जो फैक्टर थे वो टॉलनेस के थे, ड्वार्फ प्लांट में जो फैक्टर थे वो ड्वार्फनेस के थे। और जब हम आते हैं इस टॉल प्लांट में तो इस टॉल प्लांट में फैक्टर तो दोनों ही हैं, टॉलनेस के भी और ड्वार्फनेस के भी, लेकिन दिखाई कौन से दे रहे हैं? टॉलनेस के। लेकिन जब आप यहां पहुंचे तो आपको ड्वार्फनेस के फैक्टर भी दिखने लग गए। इसका मतलब ये फैक्टर यहां से सेग्रीगेट होकर टोल वाले से अपने आप को अलग से क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। एनसीईआरटी कह रही है कि भाई आज हम इनको, इन फैक्टर्स को, आज ये टर्म तो दी थी मेंडल ने, लेकिन आज हम इसे जीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो बच्चा कहता है कि आज हम इसे जीन के नाम से जानते हैं, जीन के नाम से। आपको बताना होगा कि जब हम जीन की बात करते हैं तो उसे हम यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस कहते हैं। जीन को हम, हाँ बताइए कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान दीजिएगा, कल भी मैंने बताया था कि अगर आप कैरेक्टर्स के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की बात करेंगे तो आप उसे हेरिडिटी बोलेंगे, लेकिन जब किसी केमिकल सब्सटेंस की या किसी केमिकल स्ट्रक्चर की जनरेशन टू जनरेशन, मींस जेनेटिक मटेरियल के जनरेशन टू जनरेशन जाने की बात करेंगे, तो जब मटेरियल की बात आ जाएगी ना बच्चे, तो हम इनहेरिटेंस शब्द यूज करेंगे। तो आप बताइए, जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इन्हें आज हम जीन के नाम से जानते हैं, इन्हें आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। एक तो पहले ये बात क्लियर करिए आप। दूसरी बात जो आपको यहां पर समझनी है वो ये बात समझनी है कि भाई अब क्या हुआ, एनसीईआरटी ने कहा कि जो हमारे पास टॉल प्लांट है और जो ड्वार्फ प्लांट है, इनके जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि आज हम किसके नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं, तो इनको हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हाँ बताना पड़ेगा। तो बताइए कि इनको हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका निकाला है अल्फाबेट्स। आप देखिए यहां ये प्लांट टॉल है, तो टॉल के पहले अक्षर को लेकर हमने कैपिटल टी लिख दिया। तो बच्चा कहता है कि यहां प्लांट ड्वार्फ है, तो इसको आप डी लिख दीजिए। बताइए, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कर भी सकते हैं ऐसा काम। लेकिन आगे का जो क्रॉस है, F2 जनरेशन, F1 जनरेशन, अभी तो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन पढ़ रहे हैं, आगे चल के 2-2 जीन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आप बताइएगा कि यहां पर इस चीज को आसान करने के लिए, ईज ऑफ द एजुकेशन या ईज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, हमने ड्वार्फ को डी से रिप्रेजेंट ना करते हुए स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। बच्चा कहता है कि आपने इसे कैपिटल टी और इसे स्मॉल टी लिखा है, ऐसा क्यों? आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि भाई इसे स्मॉल टी और इसे कैपिटल टी लिखते। तो आप बताइएगा कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैरेक्टर्स का रेगुलेशन फैक्टर्स करते हैं, मींस जीन्स करते हैं। जब हम दो ट्रू लाइंस के प्लांट्स का, दो ट्रू ब्रीडिंग वाले प्लांट्स का आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, मींस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाते हैं, तो F1 जनरेशन के अंदर फीलियल वन प्रोजेनी में जो कैरेक्टर हमें दिखाई देता है उसे हम डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट कैरेक्टर्स के नाम से बताते हैं। तो आप बताइए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में से बड़ा होने का, डोमिनेंट होने का फील हमें कौन देता है? तो बच्चा कहेगा हमें बड़ा होने का, डोमिनेंट होने का फील
कैपिटल टी देता है, तो इसलिए हमने F1 जनरेशन में ये दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको कैपिटल और उसको हमने स्मॉल टी के नाम से बताया। एक चीज। दूसरी बात बताइए कि पी प्लांट में फैक्टर्स पेयर्स में लिखे जाएंगे। अब बच्चा कहता है कि ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इसलिए कि जो पी प्लांट है, बताइए कि पी प्लांट एक डिप्लॉयड प्लांट है। मैं यहां लिख रहा हूं कि जो पी प्लांट है वो एक डिप्लॉयड प्लांट है। डिप्लॉयड प्लांट का मतलब होता है कि बोलो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन पेयर्स। बताइए कि क्रोमोसोम्स यहां पर पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है। इसीलिए पी प्लांट के लिए हम लिखते हैं 2n इज इक्वल टू 4। 2n इज इक्वल टू 4। सही है। तो हर एक क्रोमोसोम 2 कॉपीज रखेगा। एक चीज अब आप समझिएगा, जब हम क्रोमोसोम्स के एक सेट की बात करें तो उसे हम जीनोम का नाम देते हैं। मैं इसे नेक्स्ट वाले पेज पे बताता हूं, पहले आप इतना क्लियर कर लीजिए कि मेरे पास एक पी प्लांट है। पी प्लांट जो है बच्चे वो कैसा है? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड होने का मतलब है कि हर एक क्रोमोसोम जो है उसमें, हर एक क्रोमोसोम जो है उसमें, हाँ, उसकी 2 कॉपीज है पी प्लांट के अंदर। तो हम बोलते हैं 2n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब 7 के 2 सेट हैं हमारे पास। 7 के 2 सेट हैं हमारे पास। मैं बात करता हूं इस पे कैसे। एलील के बारे में समझाना है मुझे आपको, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी और ये सारी बातें मेरे को लग रहा है कि आपको समझ आई, और आप एनसीईआरटी पढ़िए, लाइन टू लाइन मिलेंगी सारी बातें। सीक्वेंस में चल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की सीक्वेंस नहीं बिगाड़ रहा हूं, ताकि बच्चे को पता हो कि भाई मैं कहां पढ़ रहा हूं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई जब हम पी प्लांट की बात करते हैं तो आप बताते हैं कि जो पी प्लांट होता है, पी प्लांट एक, हाँ, डिप्लॉयड प्लांट है। डिप्लॉयड प्लांट है मतलब डिप्लॉयड होने का मतलब हो गया कि हर एक क्रोमोसोम की यहां पर आप बताइए कि 2 कॉपीज है। ईच क्रोमोसोम हैज 2 कॉपीज। अब उस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बताएंगे कि भाई जो पी प्लांट है 2n इज इक्वल टू 14 है, और आप बताइए कि ईच क्रोमोसोम है 2 कॉपीज, और बताइए कि इन दोनों कॉपीज को क्रोमोसोम की हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। याद रखिएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है। जैसे आप बताइए कि क्रोमोसोम नंबर 1 की आप बात करें, क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे आप बताएं क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7। सही है। अब आप बताइए कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का अगर हम यहां देखें तो पेयर तो हमारे पास टोटल 7 है, लेकिन सेट 2 है। पेयर तो कितने हैं? 7 हैं, लेकिन सेट 2 है। सेट कैसे? पहले पेयर समझो, बोलो एक नंबर का पेयर है, इसे हम बताएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। बाकी सारे हम एक दूसरे के लिए हेटेरोलोगस बता देंगे। और आप बताएंगे कि सेट यहां पर 2 है। एक सेट जो यहां पर ये दिखाई दे रहा है जिसमें एक एक कॉपी है, 1 नंबर की 1, 2 नंबर की 2, 1, 3 नंबर की 1, 4 नंबर की 1, 5 नंबर की 1, 6 नंबर की 1, 7 नंबर की 1। इसे नाम देंगे बोलो जीनोम। इसे नाम देंगे बोलो जीनोम। इसका मतलब इस जीनोम को लिखा जाता है बोलो हैप्लॉइड। इस जीनोम को लिखा जाता है हैप्लॉइड।
बोलो एन और बोलो एन। अब आप याद रखिए कि भाई जैसे ये बातें हम पढ़ रहे हैं यहां पर कि भाई ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये क्रोमोसोम्स का एक सेट है जीनोम, ये दूसरा सेट है जीनोम, हैप्लॉइड सेट को एन से लिखा जाता है। ये क्लियर है बात। अब आप बताएं कि भाई यहां पर अगर मैं बात करता हूं एक टॉल प्लांट की और एक मैं बात करता हूं ड्वार्फ प्लांट की, तो बताइएगा टॉल प्लांट में अगर आपके पास क्रोमोसोम्स पेयर में है तो बताइए क्रोमोसोम्स पर जीन्स होते हैं। जैसे मैं आपको लिख के दे रहा हूं यहां पर जीनोम, एक सीक्वेंस लिखता हूं, मेरी बात समझ जाएंगे शायद आप। मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं जिसे हम कह रहे हैं जीनोम, ये क्रोमोसोम्स का एक सेट है। बोलो जीनोम में बहुत ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम से तो बड़ा होता है जीनोम, एक क्रोमोसोम से तो बड़ा होता है जीनोम। और क्रोमोसोम पर होते हैं जीन, इसका मतलब जीन से बड़ा होता है क्रोमोसोम। और बताइए कि जीन जो है बच्चे वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जिसमें कि हम बच्चे बताते हैं फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब आप बताओ कि यहां पी प्लांट डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड, तो बच्चा कहता है कि सर यहां पर हाँ क्या है वो, वेरी गुड, डिप्लॉयड है। तो आप बताइए यहां जीनोम कितने, बच्चा कहता है 2। तो बताइए कि भाई उस जीनोम में अगर जीनोम 2 है तो क्रोमोसोम की कॉपी कितनी, 2। अगर क्रोमोसोम की कॉपी 2 है तो किसी भी कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन्स की कॉपी कितनी, 2। तो इसका मतलब हर एक न्यूक्लियोटाइड्स की हम बात करें यहां पर तो ये भी डबल मिलेंगे ना अपने को। मतलब ये सीक्वेंस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में यूं 2 बार चलेगी और हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 1 बार। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जो टॉल प्लांट है इसमें जो जीन है कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला उसे हमने लिखा है कैपिटल टी से, कैपिटल टी से। तो मुझे ये बताइए कि इस टॉल प्लांट का जो क्रोमोसोम होगा वो क्रोमोसोम 1 होगा या क्रोमोसोम इसमें पेयर में होंगे, तो बच्चा कहता है सर क्रोमोसोम पेयर में होंगे। और क्रोमोसोम पर जीन होता है, क्रोमोसोम पर जीन होता है। तो आप बताइए यहां पर पर्टिकुलर जगह पे मैं बता रहा हूं कि कैपिटल टी है, तो आप बताइए यहां दूसरे क्रोमोसोम में भी पर्टिकुलर जगह पे यहां क्या होगा, कैपिटल टी होगा। तो हम क्या करते हैं टॉल प्लांट को लिखते टाइम इन दोनों क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करने की बजाय इनके केवल जीन्स लिख देते हैं हम, कैपिटल टी कैपिटल टी। ऐसे ही आप बताएंगे कि जो हमारे पास ड्वार्फ प्लांट है, कौन है, ड्वार्फ प्लांट। इस ड्वार्फ प्लांट में आप बताएंगे कि भाई कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कितने क्रोमोसोम्स होंगे, बोलो क्रोमोसोम्स आर इन पेयर। अगर क्रोमोसोम पेयर में है तो बोलो जीन भी पेयर में होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो बताइए क्रोमोसोम बनाने के बजाय हम इसे स्मॉल टी करके लिख देते हैं यूं। अब आपको यह समझना होगा कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, बोलिए ऐसा कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में गैमेट फॉर्मेशन होता है मियोसिस के द्वारा। क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आप बताएंगे कि यहां पर फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का। किसका फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का। और ये गैमेट फॉर्मेशन होगा बाय मियोसिस, बाय मियोसिस। तो मैं यहां लिख रहा हूं दोनों में, हाँ, गैमेट फॉर्मेशन बाय मियोसिस। तो आप बताइए कि इससे एक गैमेट जो बनेगा वो एक टाइप का, इससे भी जो गैमेट बनेगा वो एक टाइप का। कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम आ पाएगा, क्योंकि एनाफेज में, एनाफेज 1 में मियोसिस के जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इसमें 1 टाइप ऑफ गैमेट सेल डिवीजन में पढ़ते हैं और इसमें भी 1 टाइप ऑफ गैमेट ये बन जाएंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे कि भाई यहां ऊपर दोनों जीन कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी थे।
अब आप बताइए कि अगर एक टॉल प्लांट है और उसमें दोनों जीन्स जो है बच्चे वो सेम है, कैपिटल टी, इधर बोलो स्मॉल टी, सेम जीन है, सेम जीन। बताइए जीन्स के ऐसे अरेंजमेंट को हम होमोजाइगस अरेंजमेंट कहेंगे। होमोजाइगस का मतलब कि दोनों क्रोमोसोम्स में टॉलनेस के कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जो जीन है वो बिल्कुल सेम है, सेम एफिशिएंसी के हैं। ऐसा ही आप बताइए यहां पर भी ये जीन हम होमोजाइगस बताएंगे। कैसे बताएंगे? होमोजाइगस जीन बताएंगे। तो आप बताइए, एक हो गए हमारे पास होमोजाइगस और दूसरे हमारे पास क्या हो जाएंगे? हेटेरोजाइगस, जिसमें अलग अलग जीन्स आ जाएंगे। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की मैं बात करता हूं यहां पर। अब आप समझिए कि जो आपके पास ये गैमेट्स बने हैं, बताइए इन गैमेट्स का होगा फ्यूजन, और इस फ्यूजन को हम नाम देंगे बेटा क्या? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के द्वारा यहां एक सेल बनेगी जिसे कि हम कहेंगे जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट। और जाइगोट में आप बताएंगे कि एक क्रोमोसोम जो होगा बेटा वो कैपिटल टी वाला बताएंगे, और दूसरा क्रोमोसोम जो हम बताएंगे वो दूसरे प्लांट का आएगा स्मॉल टी वाला। तो अगर आप इसके क्या लिखेंगे? हाँ, जीन्स को। तो इसमें एक जीन तो क्या है? कैपिटल टी है, और दूसरा जीन इसमें क्या है? स्मॉल टी है। तो आप बताएंगे कि ये कंडीशन कैसी डेवलप हो गई? तो बताइए, सेम जीन हो तो होमोजाइगस, और डिफरेंट जीन हो तो हेटेरोजाइगस। सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट आप समझो। टॉल प्लांट में क्रोमोसोम्स पेयर में थे जिनोम के। दो जिनोम है तो दो क्रोमोसोम मिलेंगे एक जैसे, क्योंकि ये जिनोम और ये जिनोम एक जैसे हैं। जिनोम के दोनों क्रोमोसोम, जिनोम मतलब एक क्रोमोसोम्स का सेट, जिनोम के दोनों क्रोमोसोम अगर सेम है तो क्रोमोसोम सेम होने से उनके जीन्स भी सेम होंगे। इसका मतलब यहां पर अगर कैपिटल टी टॉलनेस को रेगुलेट कर रहा है तो यहां पर भी कैपिटल टी टॉलनेस को रेगुलेट करेगा। इधर ड्वार्फ प्लांट की बात कर रहा हूं कि यहां पर क्रोमोसोम पर अगर स्मॉल टी ड्वार्फनेस को रेगुलेट कर रहा है तो दूसरे वाले क्रोमोसोम पे भी सेम पोजीशन पर स्मॉल टी जो है बच्चे वो ड्वार्फनेस को रेगुलेट कर रहा होगा। सही बात है। फिर इनमें बोलो गैमेट्स बनेंगे मियोसिस के द्वारा। तो बताइए, मियोसिस की एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो गैमेट्स जो बनेंगे उन गैमेट्स में एक एक क्रोमोसोम आएगा, एक एक जीन के साथ आएगा, और फर्टिलाइजेशन में इनका फ्यूजन होगा। और आप बताइए, इसे हम F1 जनरेशन बोल देते हैं। अब आप बताएं, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया था कि इसे हम बोलेंगे फीलियल वन प्रोजेनी या F1। बोला था ऐसा हमने? तो बच्चा कहता है यस। तो मैं पूछता हूं कि भाई फीलियल वन जनरेशन जो थी, यहां पर ये जो हमने गैमेट्स बनने के बाद क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था F1 जनरेशन लाने के लिए, क्रॉस बोल दो या फिर हाँ आर्टिफिशियल, हमने यहां पॉलिनेशन करवाया था। तो मुझे आप ये बताइए कि F1 जनरेशन जो आई थी हमारे पास, इसमें प्लांट टॉल थे या ड्वार्फ थे? तो बच्चा कहता है कि सर प्लांट यहां पर टॉल थे F1 जनरेशन में। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास ये हेटेरोजाइगस कंडीशन आई है F1 जनरेशन में, उसमें जीन्स तो दोनों ही प्रेजेंट है, डोमिनेंट जीन भी प्रेजेंट है और रिसेसिव जीन भी प्रेजेंट है। अब आप बच्चा कहता है कि सर ये नए शब्द आ गए डोमिनेंट और रिसेसिव, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई क्रॉस करने के बाद जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे जाता है F1 जनरेशन में, उसे तो आप बोल देते हैं डोमिनेंट। और आप बताइए कि जो कैरेक्टर रिप्रेस हो जाता है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, उसे आप मान लेते हैं रिसेसिव। F2 जनरेशन में तो दोनों दिखेंगे आपको, टॉलनेस भी दिखती है, ड्वार्फनेस भी दिखती है, लेकिन डोमिनेंट या रिसेसिवनेस को हम डिसाइड करते हैं F1 जनरेशन से।
हमने कहा कि जो टॉलनेस का करेक्टर है बच्चे, ये यहां पर डोमिनेंट का काम करेगा, क्योंकि ये F1 जनरेशन में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्लांट आपको टॉल मिल रहा है। लेकिन जब हम बात किसकी कर रहे हैं, हाँ, ड्वार्फ प्लांट की, तो इसके लिए हम बता देंगे कि भाई ये रिसेसिव होगा। क्या होगा? रिसेसिव होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूं, सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से। बताइए कि भाई जब हम लिखते हैं टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, तो मैं अगर आपको ये कहूं कि जाओ बाहर जाके देख के आओ कि पौधा लंबा है या छोटा है, बच्चा बाहर से देखता है और बता देता है कि यस प्लांट की हाइट अच्छी है, लॉन्ग टॉल प्लांट है, प्लांट की हाइट कम है, ड्वार्फ प्लांट है। तो आप बताइए, जो कैरेक्टर हमें बाहर से देखने पर दिखाई दे जाते हैं, नग्न आंखों से, नेकेड आई से हमें दिखाई दे जाते हैं, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप। तो बोलो टॉलनेस होना या ड्वार्फनेस होना, जो हमें यहां बिल्कुल बच्चे नेकेड आई से कैरेक्टर जो ऑब्जर्व हो जाते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं फिनोटाइप। लेकिन मैंने अंदर की बात आपको बताई कि भाई सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जीनोम्स के अंदर होंगे, जीनोम में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं उन पर जीन्स होंगे, जिनकी वजह से ये कैरेक्टर्स आएंगे। तो बताइए कि उनके जीन्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जीन्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बताएंगे कि इन जीन्स के लिए जो हमने कैपिटल टी लिखा है, इसे आप जीनोटाइप कहेंगे। क्या बोलेंगे? जीनोटाइप कहेंगे। इसका मतलब फिनोटाइप होता है बच्चे क्या? हेरिडिटी के लिए, हाँ, बाहर से जो कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं उसके लिए। लेकिन जब जीनोटाइप की बात आती है तो बोलो इनहेरिटेंस के लिए, क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर लेवल पर जाना है ना। तो जेनेटिक मटेरियल को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसको जीनोटाइप कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करने वाला जीनोटाइप, मतलब टाइप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। यहां डोमिनेंट टाइप का जेनेटिक मटेरियल है यहां, हाँ, तो टाइप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल जीनोटाइप, और टाइप ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज फिनोटाइप। फिनोटाइप क्लियर है? अब आप बताइए कि भाई जो फिनोटाइप है वो या तो टॉल है या ड्वार्फ है, लेकिन जीनोटाइप जो है वो टॉलनेस के लिए अलग अलग होते हैं, ड्वार्फनेस के लिए अलग अलग नहीं होते। कैसे? अगर मैं ड्वार्फनेस आपको बोल दूं, मैं कहूं कि कोई प्लांट ड्वार्फ है, आप उसका जीनोटाइप बताइए, तो बच्चा कहता है सर स्मॉल टी, चुटकियों में समझा देता है कि सर स्मॉल टी। मैं कहता हूं एक टॉल प्लांट का जीनोटाइप लिखिए, तो बच्चा पूछता है कि सर पेरेंट का लिखना है, पेरेंट का लिखना है या F1 जनरेशन का, क्योंकि पेरेंट का तो होमोजाइगस होगा, कैपिटल टी और टॉल प्लांट आएगा। लेकिन F1 जनरेशन में भी प्लांट तो टॉल है, लेकिन जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप डोमिनेंट कैरेक्टर को लिखते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पेरेंट्स और F1 जनरेशन का जीनोटाइप अलग अलग होगा आपके पास, लेकिन ड्वार्फनेस का जीनोटाइप तो एक ही आपको पढ़ना है कि होमोजाइगस होगा। इसका मतलब जो टॉलनेस है, मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसको डोमिनेंट कैरेक्टर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बच्चा कहता है एक तरीका है हमारे पास कैपिटल टी होमोजाइगस, और दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस। लेकिन रिसेसिव वाला जो कैरेक्टर है बच्चे, उसका जीनोटाइप तो एक ही टाइप का आपको मिलेगा, स्मॉल टी। ये आपको याद रखनी है बात। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई हैं। अब मैं F1 जनरेशन से आगे F2 जनरेशन की बात करता हूं आपके साथ, जो कि एनसीईआरटी में आगे सीक्वेंस में है हमारे पास, उसी पे बात करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं यहां पर, कि जो हमने टॉल प्लांट पढ़ा और ड्वार्फनेस की बात हमने करी है, तो इसमें हमने कितने कैरेक्टर्स पढ़े हैं? एक, हाँ, ट्रेट उसके दो हैं, कैरेक्टर एक ही है, बोलो हाइट, है ना? कैरेक्टर एक ही है, बोलो वन कैरेक्टर कौन है? बच्चा कहता है हाइट। और उसके ट्रेट दो हैं, एक ट्रेट है, हाँ, ड्वार्फनेस का, और एक ट्रेट है टॉलनेस का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताइए कि जब आप यहां पर बच्चे एक ही करेक्टर के
ट्रेड्स को स्टडी करेंगे तो बनने वाला हेट्रोजाइगस जो प्लांट है उसमें मुझे बताइए दोनों ट्रेड के जीन आएंगे या नहीं आएंगे, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। अगर मैं एक करेक्टर के दो डिफरेंट ट्रेड्स में क्रॉस करवाऊं, एक करेक्टर के दो डिफरेंट ट्रेड्स में अगर मैं क्रॉस करवाऊं तो F1 जनरेशन के अंदर क्या दोनों के ही आपको करेक्टर्स मिल जाएंगे, दोनों के ही जीन्स आपको मिल जाएंगे? तो बच्चा कहता है कि यस सर। अगर ऐसा है बेटा तो आप बताइए कि हम F1 जनरेशन को हाइब्रिड जनरेशन कहते हैं, F1 जनरेशन को हाइब्रिड जनरेशन कहते हैं। बताइए इस हाइब्रिड जनरेशन में कितने कैरेक्टर्स के जीन हैं? इस हाइब्रिड जनरेशन में कितने कैरेक्टर्स के जीन हैं? बोलो 1। ट्रेट 2 है, कैपिटल टी स्मॉल टी सेम कैरेक्टर के जीन है हाइट के, ट्रेट 2 है ना? तो बताइए यहां हाइब्रिड में कितने कैरेक्टर्स के जीन हैं? बच्चा कहता है सर एक के ही है, बार बार एक ही बात बोल रहे हो। तो इसको याद करो ना फिर आप कि इस तरह के क्रॉस को, ये जो पूरा क्रॉस आपके पास यहां से लेकर यहां तक आपको मिल रहा है, बोलिए इसे हम नाम देंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन को लेकर आया हूं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, हाँ F1 जनरेशन को लेकर आया हूं। अभी मैं बात करने वाला हूं आपके पास, आपके साथ किसके बारे में? तो बच्चा कहता है कि भाई F2 जनरेशन के बारे में। अभी तक मैं F1 जनरेशन तक पहुंचा हूं, अब मैं F2 पे चलूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर है। अब हम F1 के बाद F2 पर चलते हैं। टॉल और ड्वार्फ में क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। इसको हमने हेट्रोजाइगस, इसको हमने दोनों को होमोजाइगस बोला। पेरेंट्स होमोजाइगस थे क्योंकि ट्रू लाइन वाले थे, तो इसका मतलब ट्रू लाइन वाले प्लांट होमोजाइगस होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन आप आर्टिफिशियल या क्रॉस पॉलिनेशन से बनाते हैं बेटा पी की, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। अब हेट्रोजाइगस में आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन से F2 जनरेशन लाएंगे तो बोलो वो हम लाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन से। हमारे पास अभी F1 जनरेशन थी, बिल्कुल। अब इस F1 जनरेशन से हम कौन सी जनरेशन बनाएंगे? F2 जनरेशन। और बेटा ये जो F2 जनरेशन हम बनाएंगे यहां पर, इसके बारे में आपको बात याद करनी है कि वो F1 जनरेशन में सेल्फिंग से बनती है, F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन से ही बनती है ना, सेल्फ पॉलिनेशन से, क्योंकि पी प्लांट का तो खुद का नेचर है कि भाई उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। चलिए इस पे बात करते हैं अभी। एनसीईआरटी की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, सारी बातें बताऊंगा, एलील तक मैं आपको समझाऊंगा, सारी बातें बढ़िया से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, है ना। आप बताइए कि भाई हमारे पास ये एक टॉल प्लांट है, ये हमारे पास एक ड्वार्फ प्लांट है पी प्लांट का। इसमें दो क्रोमोसोम पर जीनोटाइप कैपिटल टी था और इधर स्मॉल टी है। इनमें आप बताएंगे कि गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा बाय मियोसिस होगा। अच्छा इसमें कलर चेंज करना है मुझे, है ना, कलर मैं चेंज कर देता हूं। ये गैमेट्स हैं मेरे पास, बताइए कि भाई ये जो प्लांट है ये कैपिटल टी वाला, अच्छा कैपिटल टी होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस? तो बच्चा कहता है होमोजाइगस। और स्मॉल टी बोलो होमोजाइगस, क्योंकि दोनों जीन सेम हैं। और इधर भी बताएंगे कैपिटल टी कैसा है? होमोजाइगस। और आप बताइए इनको हम बताएंगे पेरेंट्स, सही है। इसमें जीन आ जाएगा गैमेट में कैपिटल टी, क्योंकि एक क्रोमोसोम पर एक जीन, और एक क्रोमोसोम आ गया तो एक जीन आ गया, इधर आ जाएगा स्मॉल टी। फिर हमने कहा कि इन प्लांट्स में हमने क्या करवाया है? तो बच्चा कहता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन इस फर्टिलाइजेशन को करवाने के लिए हमने खुद, बोलेंगे क्रॉस या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया था।
इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट में ये कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम भी आ जाएगा, और बताइए कि स्मॉल टी वाला भी क्रोमोसोम आ जाएगा। और कंडीशन यहां हो जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी मींस हाँ हेटेरोजाइगस। ये मैं अभी बता के आया हूं आपके बच्चे। अब क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि सर इतना लिख रहे हैं, ये तो अभी 2 मिनट पहले लिखा था। तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना, व्हाइट बोर्ड की यही तो एक खासियत है। व्हाइट बोर्ड आज भी रिप्लेस नहीं हो रहा, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि इसमें चीजें रिवाइज बहुत जल्दी होती है। एक चीज मिटाओगे दोबारा लिख के ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तो टॉपिक कभी टूटता नहीं है रिदम में। तो आप बताइए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहां तक हम पहुंच गए थे। इसको हमने हाइब्रिड कहा था, इसे हमने F1 जनरेशन कहा था, और इसे हमने हाइब्रिड भी बोला था, अगर आपको याद हो। ये F1 जनरेशन है। अब आप बताइए कि F2 जनरेशन जो है, इसमें आप बताइए कि गैमेट्स बनेंगे बाय मियोसिस। गैमेट्स बनेंगे बाय मियोसिस, ठीक है। अब जब ये गैमेट्स बनेंगे ना मियोसिस के द्वारा, तो आप बताएंगे, मैं यहां लिख के दे रहा हूं आपको, कि इन एनाफेज 1 बोथ homologous chromosomes are separate from each other। बताइए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एक दूसरे से अलग होने को हम बताते हैं सेग्रीगेशन। जैसे आप देखेंगे टॉल प्लांट में एक ही टाइप का गैमेट था, है ना। ये यहां पर क्या है, गैमेट्स हैं, लेकिन कितने टाइप के हैं, 1 टाइप का। लेकिन बताइए कि जब हम बात करते हैं बच्चे किसकी, बिल्कुल F2 जनरेशन की, तो यहां जब आपके पास गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, तो आप बताइए कि हमारे पास गैमेट्स 2 टाइप के बनेंगे, 2 टाइप के, 2 टाइप के। एक गैमेट हमारे पास बनेगा, बोलो कैपिटल टी वाला, और दूसरा गैमेट हमारे पास बनेगा बच्चे स्मॉल टी वाला, क्योंकि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पेरेंट्स में कितने टाइप के गैमेट, 1, लेकिन जब बात आ जाए किसकी, हाँ F1 जनरेशन से गैमेट्स का फॉर्मेशन, तो 2 टाइप के गैमेट्स बताइएगा। और आप बताएंगे कि ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको किसके लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो आपके पास, हाँ क्या होंगे, F1 जनरेशन के होंगे, क्या वो 2 टाइप के बनेंगे? यस। बच्चा कहता है हमें तो यहां 4 टाइप के भी पढ़ाए जाते हैं। आप बताइए, फिर वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं होता, फिर वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। वो फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं होता, वो फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। सही है। तो यहां से गैमेट आपके पास कितने टाइप के बनेंगे, 2 टाइप के। अब आप बताइए, एक हमारे पास मेल प्लांट और एक हमारे पास फीमेल प्लांट, एक हमारे पास मेल प्लांट और एक हमारे पास फीमेल प्लांट, है ना। मैं F2 जनरेशन को यहां रिप्रेजेंट करवा रहा हूं आपके लिए। ये 2 टाइप के हमने गैमेट्स बना लिए हैं, गैमेट्स बना लिए हैं। तो आपको मैं कहूं कि भाई मेरे पास एक तो ये प्लांट है और दूसरा ये प्लांट है, 2 प्लांट होंगे तभी तो हम पढ़ पाएंगे। मतलब 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेटोफाइट जनरेशन 2 तरह की होगी, तभी तो अलग अलग गैमेट्स हम बना पाएंगे। जैसे यहां 2 प्लांट्स के बारे में बात करी है हमने। तो आप बताएंगे कि जब इनमें सेल्फिंग होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले में,
मतलब ये बन रहा है पोलन ग्रेन वाला और ये है स्टिग्मा वाला, ऐसे समझा रहा हूं मैं, सही है। तो इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे भी दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। सिंपल बात है। बताइए कि जब हम इनमें क्रॉस करवाएंगे तो बताएंगे कि कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी, सही बात है। बच्चा कहता है यस। और अगर बच्चे यहां पर स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर जाए तो बच्चा कहता है स्मॉल टी। ये बात सही है। लेकिन क्या यही पॉसिबिलिटी है? बोलो नहीं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में क्रॉस करके कैपिटल टी स्मॉल टी बना लें और ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना लें। इसका मतलब जो F2 जनरेशन आती है, F2 जनरेशन आती है, उसमें आपको कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब प्योर लाइन वाले पेरेंट्स के सिमिलर, प्योर लाइन वाले पेरेंट्स के सिमिलर और F1 जनरेशन के सिमिलर, तीनों तरह के प्लांट्स यहां पर दिखाई देते हैं। तीनों तरह के प्लांट्स आपको यहां पर दिखाई देते हैं। बच्चा कहता है सर ये ना यहां ऊपर तक तो मामला बड़ा सही चल रहा था, ये नीचे वाला जो है ना कचरा कर दिया आपने, वो मैंने जानबूझ के किया। पूछिए क्यों? तो मैं आपको बताऊं कि जब आपको क्रॉस थोड़े बड़े करवाने होते हैं, क्या करवाने होते हैं? थोड़े बड़े क्रॉस करवाने होते हैं, तो उसके लिए आपको बताना है कि हमारी हेल्प करी एक ब्रिटिश जेनेसिस्ट ने, रेगिनाल्ड सी पनेट ने, जिन्होंने हमें पनेट स्क्वायर जो था बच्चे वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो बेसिकली मैंने ये नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा होचपोच काम इसलिए कर दिया, लाइनें खींच खींच के, कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो तो इस कंफ्यूजन से निकलने का आसान तरीका क्या है उसके बारे में हम सोच पाए। तो बताइए कि वो आसान तरीका हमें बताया एक साइंटिस्ट ने, ब्रिटिश, हाँ क्या बताएंगे, बॉटनिस्ट थे, नाम था रेगिनाल्ड सी पन्नेट। उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया पन्नेट स्क्वायर को। तो चलिए हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। यहां तक की बातें मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आई है। और अब हम F2 जनरेशन लाएंगे, फिर मैं आपको जब F1 और F2 जनरेशन समझा दूंगा तो फिर मैं एलील्स के बारे में बात करूंगा आपके साथ, फिर एलील्स आपको बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन, टेस्ट क्रॉस और उसके तरफ, आउट क्रॉस की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं आपको, अब आपको पन्नेट स्क्वायर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। यहां तक की उम्मीद करता हूं बातें समझ आई हैं आपको। अब आप बताएंगे, हमारे पास जो F1 जनरेशन थी, एनसीईआरटी में पन्नेट स्क्वायर का डायग्राम भी है आपके पास, है ना। स्क्वायर होता है जिसमें अलग अलग खाने बनते हैं, बॉक्सेस बनते हैं, उन बॉक्सेस के अंदर लिखना है हमें सब चीजों को। शुरू करते हैं। आप बताइए, हमारे पास ये थी F1 जनरेशन जिसमें सारे प्लांट टॉल प्लांट थे और इनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था। अब क्या है कि रेगिनाल्ड सी पन्नेट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि यार क्रॉस करवाना है और क्रॉस को रिप्रेजेंट करवाना है, और पॉसिबल आपको अगर कॉम्बिनेशंस बताने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक डब्बा बनाइए ऐसे। इसमें एक तो हो जाएगा वर्टिकल कॉलम और एक हो जाएगा बच्चे आपके पास ये रो। आप बताइए कि जो रो वाली साइड है उधर उधर तो हम रिप्रेजेंट कर दें मेल गैमेट्स को, ये मैं गैमेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इधर की तरफ हम रिप्रेजेंट कर दें फीमेल गैमेट्स को। बताइए इस प्लांट से, इस कॉम्बिनेशन से कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे? तो बच्चा कहता है प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। मैंने पूछा कि भाई मेल मतलब पोलन ग्रेन वाला कितने टाइप के गैमेट बनाएगा? बच्चा कहता है 2, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है। और आप बताइए फीमेल वाला मतलब सिग्मा वाला कितने टाइप के गैमेट्स बनाएगा? बच्चा कहता है 2, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। अब इनमें क्रॉस कैसे दिखाएं? बोलो फीमेल वाले फर्स्ट को आप लीजिए, गैमेट को इन दोनों से क्रॉस करवा दीजिए। पहले आप इससे क्रॉस करवाइए तो कैपिटल टी आएगा, फिर इसको और इसको क्रॉस करवाइए तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। बच्चा कहता है हाँ समझ आई बात। अब आप बताइए कि इसे अब हम इससे क्रॉस करवाएं तो आप बताएंगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर इसको इससे क्रॉस करवाएं तो बोलो स्मॉल टी आएगा। अब आप इस डब्बे को बोलेंगे पन्नेट स्क्वायर
और इसके अंदर ये तो हमने गैमेट्स रिप्रेजेंट कर दिए, इधर मैंने मेल गैमेट्स को, इधर फीमेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट किया। अब मैं पूछता हूं कि ये प्लांट कैसा है, बच्चा कहता है कि टॉल प्लांट है। मैं पूछता हूं कैसा है, तो बच्चा कहता है कि होमोजाइगस है। अब दोनों में फर्क देखिए, जो मैंने टॉलनेस लिखी ये फिनोटाइप है या जीनोटाइप है, सोच के देखिए। जो मैंने टॉल शब्द लिखा वो जीनोटाइप है या फिनोटाइप है? बच्चा कहता है सर ये तो हाँ जीनोटाइप है, सॉरी टॉलनेस जो है वो फिनोटाइप है। और जो होमोजाइगस है वो क्या है? तो बच्चा कहता है होमोजाइगस जीनोटाइप है। चलिए इधर बढ़ते हैं, ये प्लांट कैसा है? बोलो टॉल। मतलब टॉल लिखना क्या है? बच्चा कहता है फिनोटाइप है। मैं कहता हूं कि इसमें कैपिटल टी को स्मॉल टी है, तो ये कैसा होगा? बच्चा कहेगा हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस क्या है? जीनोटाइप है। चलिए फिर से, ये क्या लिखा? टॉल फिनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, इधर स्मॉल टी ड्वार्फ, ये होमोजाइगस। अब आप बताइए कि भाई अगर इस पनेट स्क्वायर से हम इस F2 जनरेशन को देखें, ये पूरी जनरेशन जो पनेट स्क्वायर में यहां से यहां तक पूरे डब्बे में आपको दिखाई दे रही है, ये F2 जनरेशन है। इसे फिलियल टू प्रोजेनी आप बोल सकते हैं। इसमें मैं आपसे पूछूं कि टॉल प्लांट कितने? बच्चा कहता है 3। मैं पूछता हूं ड्वार्फ प्लांट कितने? बच्चा कहता है 1। बताइए टॉलनेस और ड्वार्फनेस जो है बच्चे वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फिनोटाइप को, फिनोटाइप को। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं, इसमें कितने ऐसे प्लांट हैं जो होमोजाइगस टॉल हैं? बच्चा कहता है सर 1। मैं कहता हूं कितने प्लांट हैं जो हेटेरोजाइगस टॉल हैं? बच्चा कहता है सर 2। और मैं पूछता हूं कि कितने ऐसे प्लांट हैं, मैं गब्बर नहीं हूं, पहले तो क्लियर कर लो, कितने आदमी वाली बात नहीं पूछ रहा हूं। तो बताइए कितने होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट हैं? बच्चा कहता है सर 1। जब आप होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस लिखते हो तो उसे आप क्या बताते हो? बच्चा कहता है उसे हम जीनोटाइप बताते हैं। तो आप बताइए कि इसे हम बताएंगे क्या? जीनोटाइप। तो बताइए F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या आएगा? तो F1 जनरेशन का फिनोटाइप आएगा 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। जीनोटाइप क्या आएगा? तो जीनोटाइप आएगा बच्चों 1 होमोजाइगस टॉल, 2 हेटेरोजाइगस टॉल और 1 होमोजाइगस ड्वार्फ। 1:2:1। ये बात आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई है अच्छे से। जो मैंने मेल लिखा है वो पोलन ग्रेन वाला है, और जो मैंने फीमेल लिखा है बच्चे वो एग्जैक्टली टोटल प्लांट आपके पास 4 हैं। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एनसीईआरटी कह रही है कि 1/4 तो आए हैं होमोजाइगस टॉल, 1/2 आए हैं आपके पास हेटेरोजाइगस टॉल, और 1/2 आए हैं आपके पास होमोजाइगस ड्वार्फ। सॉरी 1/4 आए हैं आपके पास, हाँ, होमोजाइगस ड्वार्फ, और टोटल हो गया इसका 1। मतलब टोटल 4 में से ये आपका रेशो बैठेगा किसका? तो बच्चा कहता है एग्जैक्टली जीनोटाइप का। फिर आप बताइए कि भाई मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे बच्चे वो मैथमेटिकल थे, मैथमेटिकल थे। तो आपको याद होगा एक इक्वेशन a+b का होल स्क्वायर जब हम पढ़ते हैं, a+b का होल स्क्वायर जब हम पढ़ते हैं, पन्नेट स्क्वायर्स आपको समझ आया बच्चे? एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक आपको वर्टिकल कॉलम के अंदर गैमेट्स लिखने होते हैं और दूसरा आपको ऊपर की तरफ रो, टॉप रो में गैमेट्स लिखने होते हैं। टॉप रो में आप लिख देते हो पोलन ग्रेन के गैमेट्स, मतलब मेल वाले, और वर्टिकल कॉलम जो फर्स्ट होता है उसमें लिख देते हो किसके? फीमेल वाले गैमेट्स को। सही है? तो बताइए कि एक इक्वेशन हम पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर, इसे लिखते हैं a² + 2ab + b²। मैथ की इक्वेशन है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप बताएंगे हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा कैपिटल टी स्क्वायर
प्लस 2 कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी स्क्वायर। आप लिख के देख लो, ये कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 प्लस स्मॉल टी वाला 1। तो क्या आपका ये जो रिजल्ट आया है ये मैथ्स की इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आया है? तो बच्चा कहता है कि यस, मैथ्स की ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही आया है। इसलिए हम कहते हैं कि मेंडल के जो रिजल्ट्स थे बच्चे वो कैसे थे? तो हम कहते हैं ये रिजल्ट्स थे बच्चे कैसे? मैथमेटिकल रिजल्ट, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं ना इसको हम। अब आपको ये समझना है कि भाई हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का पता कैसे चलता है कि कौन से फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या होगा। भाई जैसे मैंने कैपिटल टी को क्या बता दिया? टॉल, और कैपिटल टी स्मॉल टी को भी क्या बता दिया? टॉल। तो बच्चा कहता है कि ड्वार्फनेस में तो समझ आ गया कि भाई स्मॉल टी वाले ही आएंगे हमेशा। आपने एक बीच में बात बोली थी कि जो ड्वार्फनेस वाला है वो तो स्मॉल टी ही रहेगा, वो तो समझ आता है, उसका जीनोटाइप तो हमें पता चल जाता है। लेकिन टॉलनेस होमोजाइगस भी होते हैं और हेट्रोजाइगस भी होते हैं, तो ये कैसे पता चले? इसको पता लगाने के लिए बोलो हमें टेस्ट क्रॉस करवाना होता है। टेस्ट क्रॉस करवाना होता है, मैं बताता हूं कैसे। आप एक बात बताइए कि भाई आप सोचिए कि अगर मेरे पास कोई टॉल प्लांट है, मैं टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा हूं। आप सोचिए मेरे पास कोई टॉल प्लांट है, ये बच्चा कहता है यस, मैंने इसे क्रॉस करवाया है ड्वार्फ प्लांट से। मैंने करवाया है, इसका मतलब आर्टिफिशियल करवाएंगे हम। टॉल प्लांट से क्रॉस करवाने के बाद सारे प्लांट, बोलो ऑल प्लांट्स आर टॉल। अगर मैं ऐसा आपको लिख के दे दूं तो क्या आप मुझे इसका जीनोटाइप बता सकते हैं? बच्चा कहता है यस। क्यों नहीं बता सकते? मैं पूछता हूं तो बताओ। तो बच्चा कहता है सर जो टॉल प्लांट है वो कैपिटल टी कैपिटल होगा, ड्वार्फ तो फिक्स है कि स्मॉल टी होता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? उसने कहा सर आपने लिखा ऑल प्लांट आर टॉल, इसका मतलब यहां कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कॉन्सेप्ट होगा, तभी तो कैपिटल टी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा होगा, तभी तो ये डोमिनेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। मैंने कहा यस, आप ये बात सीख गए। अब मैंने कहा कि भाई कोई मान लो कोई टॉल प्लांट मैं आपको देता हूं और आपको ये बताना है कि ये टॉल प्लांट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, बता दोगे? बच्चा कहता है हाँ बता दूंगा। मैं कहता हूं कैसे? उसने कहा कि मैं इसे एक ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करवाऊंगा, और ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करवाने के बाद जो कंडीशंस आएंगी उनको मैं देखूंगा। तो बताइए आपको यहां टॉल प्लांट्स भी मिले और आपको यहां ड्वार्फ प्लांट भी मिले। मतलब F1 जनरेशन में अगर आपको टॉल के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट भी मिल गए, टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस करवाने के बाद, तो मैं पूछूं कि आप जीनोटाइप बता दोगे? बच्चा कहता है सर ड्वार्फ का तो फिक्स है, लेकिन ये जो टॉल प्लांट है ना ये हेट्रोजाइगस होगा। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि देखो ना, टॉल प्लांट्स आए हैं और टॉल के साथ ड्वार्फ प्लांट भी आए हैं, ऐसा तो केवल तभी पॉसिबल है जब आपके पास टॉल प्लांट जो है वो कैसा हो? हेटेरोजाइगस। तो बताएंगे कि टेस्ट क्रॉस हम बताते हैं किस लिए करवाते हैं। हाँ, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले जो प्लांट्स होते हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप वाले जो प्लांट होते हैं, उनके जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टेस्ट क्रॉस करवाना होता है। और टेस्ट क्रॉस में आप हमेशा ड्वार्फ से क्या करवाते हैं? क्रॉस। ड्वार्फ से क्या करवाते हैं? क्रॉस। मतलब रिसेसिव कैरेक्टर वाले अगर फिनोटाइप से अगर आप क्रॉस करवा रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म का बच्चे, तो आप उसे टेस्ट क्रॉस का नाम देते हैं, टेस्ट क्रॉस का। यहां पर एक टर्म और होती है आउट क्रॉस, जो कि आपके सिलेबस में यहां अभी नहीं है। आउट क्रॉस में क्या है कि भाई डोमिनेंट वाले को क्रॉस करवा के ना बच्चे, जो स्पीसीज होती है उसकी डोमिनेंस को, उसकी वाइटलनेस को, उसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए करवाया जाता है। उसके बारे में अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो मुझसे बात करेगा वो। एक बात मैं आपको और बताऊं, एनसीईआरटी के अंदर जब आप यहां ये टॉपिक खत्म करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस से पहले, तो एनसीईआरटी ने ये कहा कि जो मेंडल के 7 कैरेक्टर्स उसने पढ़े थे, पी प्लांट के, मेंडल के नहीं, पी प्लांट के जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे, उनमें से एक कैरेक्टर की स्टडी तो हमने पढ़ ली, हाइट की। बाकी 6 के बारे में भी अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। उसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने आपको दिया है फ्लावर कलर के लिए, फ्लारल कलर के लिए। अब मैं एक बीच में शब्द आया था एलील, उसके बारे में थोड़ी बात आपको क्लियर कर दूं। वो चीजें थोड़ा सा लीक से हटके थी, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूं ताकि आपका ये जो लेक्चर है वो बढ़िया से तैयार हो जाए। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाई है मैंने आपको, आप पूरी एनसीईआरटी पढ़िए मेरे लेक्चर के साथ साथ, आपको मजा आएगा, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी।
हाँ, जेनेटिक्स को तो ऐसे हवा बनाया हुआ है कि भाई पता नहीं क्या ही है ये, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। आप एनसीईआरटी चलिए लाइन टू लाइन, मुझे कितना आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कितना आता है, और एग्जाम में केवल एनसीईआरटी आएगी, एग्जाम में केवल एनसीईआरटी आएगी। अभी हुआ क्या कि भाई वो बता रहा हूं मैं आपको, आज ही की मतलब संडे संडे की बात है ना, हाँ, वो टाटा बॉक्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, एक एक ऑप्शन में टाटा बॉक्स था। तो बच्चा कहता है कि सर आपने जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया तो उसमें टाटा बॉक्स और प्रिब्नो बॉक्स और हॉगनेस बॉक्स की बात ही नहीं करी, करनी भी नहीं है, एनसीईआरटी में है ही नहीं, है ही नहीं। बच्चा कहता है, फिर मेरे को उसने क्वेश्चन भेजा, देखो आया था एग्जाम में, मैं कह रहा हूं कि भाई क्वेश्चन पढ़, टाटा बॉक्स की अगर आपको जानकारी नहीं भी है ना तो भी आंसर आ रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर ने बनाते टाइम इस बात का ख्याल रखा कि टाटा बॉक्स की बच्चे को जानकारी हो चाहे ना हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो दूसरे ऑप्शन का था, आंसर उसका वो है ही नहीं। अब चारों ऑप्शंस में से अगर कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गया वो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी समझाने वाले को समझाया जाता है कि देखो आउट ऑफ द सिलेबस टाटा बॉक्स भी आ गया था, कहां आ गया था, क्वेश्चन आना चाहिए कि जैसे सेल बायोलॉजी में क्वेश्चन आया था आउट ऑफ द सिलेबस, जेनेटिक्स में क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी आउट ऑफ द सिलेबस, उसमें क्रोमोसोम पर, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम, पॉलीटिनी क्रोमोसोम, वो समझ आता है कि चलो ठीक है एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन ऐसे मतलब बोल देना कि आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे मत करिए प्लीज आप, है ना। जैसे ना हमने जीनोम की बात करी थी, हमने कहा था कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसकी 2 कॉपी है, क्रोमोसोम नंबर 2 है, इसकी भी 2 कॉपी है, क्रोमोसोम नंबर 3 है, इसकी भी 2 कॉपी है। तो हमने कहा कि जैसे ये क्रोमोसोम्स का एक पेयर है, इस पेयर को आप होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। तो बच्चा कहता है यस। अब आप बताइए कि जैसे मैंने ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया है और दूसरा ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया है, क्या ये दोनों क्रोमोसोम है? बच्चा कहता है यस, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। क्या क्रोमोसोम पर जीन होते हैं? बच्चा कहता है यस, क्रोमोसोम पर जीन होते हैं। तो आप बताइए, यहां पर मैंने एक जीन लिखा जो कि बच्चे किसका जीन है? बच्चा कहता है हाइट का। तो बताइए इस क्रोमोसोम की ये क्रोमोसोम कॉपी है, तो बताइए इसमें भी इस पर्टिकुलर जगह पर हाइट का ही जीन होगा। ऐसा नहीं है कि इस क्रोमोसोम में इस लोकस पर तो जीन कैसा है? हाइट का, और इस लोकस पर जीन कैसा आ जाए? कलर का? नहीं, हाइट का ही आएगा। सेम कैसे रहे फिर वो? वैसे ही आप बताओ कि अगर इस पोजीशन पर यहां पर कोई जीन है, बोलो फ्लावर कलर का, तो बताइए यहां पर भी जीन फ्लावर कलर का ही आएगा। और आप बताएंगे कि ऐसे ही अगर मैं कहूं कि यहां पर कोई जीन है सीड शेप का, जो सीड की शेप को रेगुलेट करता है, तो आप बताओ कि इस पोजीशन पर आपको जीन सीड की शेप का ही मिलेगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम पर, सेम लोकस पर जो जीन्स आपको मिलते हैं बच्चे, उन्हीं को ही हम एलील्स कहते हैं। इसका मतलब कैपिटल टी एक दूसरे के एलील है। अब ये जो एलील्स होते हैं इनको हम एलील्स कहेंगे। आप बताइए एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन। बच्चा कहता है आप सेम क्यों नहीं बोल रहे, डिफरेंट क्यों बोल रहे हो? बोलो ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप बताएंगे कि एलील्स आर सेम और डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स which are present at same locus of homologous क्रोमोसोम। यहां सेम और डिफरेंट लिखने का कारण क्या है? बच्चा कहता है कि जैसे आपने लिखा कैपिटल टी, ये तो सेम हो गया, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी तो सेम नहीं हुआ ना। यहां पर तो जीन की जो फॉर्म है वो थोड़ी फॉर्म बदला है, टाइप नहीं। क्लियर कर दो, जीन अगर कैपिटल टी हाइट का है तो स्मॉल टी भी हाइट का ही है, हाइट का ही रहा, फॉर्म बदला है। एग्जैक्टली आपको बताना है कि फॉर्म बदल गई है, क्या नहीं बदला है? हाँ, जीन नहीं बदला है। तो मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी में ये आपको बताया गया है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में, पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाई है मैंने। इसके बाद एनसीईआरटी आपको मेंडल के लॉज के बारे में बात बताती है, जिसमें सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करी है एनसीईआरटी ने।
फिर उसके एक्सेप्शंस आएंगे, उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस से शुरू करूंगा। इससे पहले की सारी बातें, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसी के अंदर अब लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम पढ़ेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ। एनसीईआरटी यहां तक कंप्लीट कर लीजिए आप। जहां फ्लोरल कलर के बारे में दे रखा है ना क्रॉस, वहां तक कंप्लीट कर लीजिए और लास्ट में दिए गए क्वेश्चंस को प्लीज एक बार सॉल्व जरूर करिएगा।